फ़ानी बदायूनी उर्दू की नज़्म इल्म, इसके शायर फ़ानी बदायूनी है। इनका शुमार गज़ल के मुमताज़ गोशोरा में होता है। इनका असल नाम शौकत अली ख़ान था। 13 सितंबर 1879 को वो बदायूं के एक छोटे से कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए। फ़ानी बदायूनी बरेली से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मुदर्रिस बन गए। फिर एलएलबी का इम्तिहान पास करके बदायूं में वकालत की, लेकिन इस शोबे से इन्हें दिलचस्पी ना थी। आखिरी उम्र में उन्होंने हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। कुलियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी इनके कलाम के 2 मजमूए शाया हो चुके हैं। दर्द अंगेज़ी, एहसास की शिद्दत और ख़याल की गहराई इनके कलाम की नुमाया ख़ुसूसियात है। 27 अगस्त 1941 को वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए। इल्म, इस नज़्म में शायर इल्म की अहमियत को बयान करता है। दुनिया की कामयाबी इल्म के ज़रिए है। इल्म के ज़रिए इंसान दुनिया में तो कामयाब होता ही है, साथ ही आखिरत भी उसकी संवर जाती है। इल्म जैसी कीमती चीज़ हासिल करके ही अफलातून और अरस्तु मशहूर हुए। दुनिया के हर हिस्से में इल्म को बड़ी अहमियत दी गई है। अगर इल्म ना हो तो इंसान खुदा को भी ना पहचाने और गुमराह हो जाए। इल्म ही के सबब कौमों ने सनत व हुर्फत के शोबों में भी नाम कमाया। जिन लोगों ने इल्म से किनारा कशी इख्तियार की, वो दोनों जहां की कामयाबी से महरूम रहे। यहाँ पर नीचे दिए हुए जदूल की मदद से हुर्फ तहजी का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए अल्फाज मुकम्मल करना है और उन अल्फाज का मतलब भी आपको लुगत में तलाश करना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आइन जमा लाम जमा मीम, इस तरह से ये होता है इल्म। उसी तरह से आगे के कॉलम में दिए हुए हुर्फ तहजी से नए अल्फाज मिलाकर या वो अल्फाज को इस्तेमाल करके आपको एक नया लफ्ज़ बनाना है। तो अब यहाँ पर आइन और लाम दिया गया है, हमें इन 2 कॉलम में नए अल्फाज डालना है। तो ये जो अल्फाज ऊपर दिए गए हैं, इनमें से हमें वो अल्फाज ढूंढना है। तो ये कितने लफ्ज़ का हुआ? 4 लफ्ज़ का, 4 हुर्फ तहजी वाला लफ्ज़ है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अलिफ और आखिर में लगाते हैं मीम। तो इस तरह से ये हुआ आलिम। उसी तरीके से आगे आइन और मीम दिया गया है। पहले कॉलम में आइन है, जबकि तीसरे कॉलम में मीम है। तो यहाँ पर 4 हुर्फ तहजी वाला जो लफ्ज़ है वो हमको बिठाना है। आइन, यहाँ पर हमने बिठा दिए अलीफ, उसके बाद मीम के बाद फिर से बिठाते हैं अलीफ। तो ये होता है उल्मा। आगे के इसमें आइन और लाम दिया गया है। दूसरे कॉलम में आइन है और तीसरे कॉलम में लाम है। तो यहाँ पर पहले कॉलम में हम बिठाते हैं मीम को, आखिर के कॉलम में बिठाते हैं मीम को। तो इस तरीके से मीम आइन जमा लाम जमा मीम, तो ये होता है मौलिम। उसी तरीके से आगे मीम और लाम और मीम दिया गया है। स्टार्टिंग पहले भी मीम आता है और लास्ट में भी मीम आता है। तो यहाँ पर हम बिठाएंगे आइन और यहाँ पर बिठाएंगे वाव। तो मीम जमा आइन जमा लाम जमा वाव जमा मीम होता है मालूम। उसी तरीके से आगे लाम और ते दिया हुआ है। आखिर का जो लफ्ज़ है वो ते है और जो दूसरा लफ्ज़ है वो लाम है। तो हम यहाँ पर बिठाते हैं पहले कॉलम में आइन, तीसरे कॉलम में मीम, चौथे कॉलम में या। तो ये होता है आइन जमा लाम जमा मीम जमा या जमा ते। तो इल्मियत ये लफ्ज़ होता है। उसी तरीके से आगे के कॉलम में मीम लाम और अलीफ दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लफ्ज़ बच चुके हैं, एक है मौलमात और दूसरा है मौलमीन। तो अब यहाँ पर लास्ट में ते आया है, तो इसलिए हम यहाँ पर मौलमात बिठाएंगे। तो पहले कॉलम में मीम दिया हुआ है, यहाँ पर हम बिठाएंगे आइन, फिर बिठाएंगे मीम
اور پھر آخر میں تے. تو یہ ہوا ہے معلمات. اور جو بچ گیا ہے وہ ہمارا رہے گا معلمین. تو پہلے کالم میں بٹھائیں گے میم، پھر عین کے بعد آئے گا لام، پھر لام کے بعد ہے میم، پھر اس کے بعد آئے گا یا، اور آخر کے کالم میں آئے گا نون. تو اس طرح سے یہ کہلائیں گا معلمین. اس مشق میں آپ کو غیر متعلقہ لفظ کے اطراف دائرہ بنانا ہے. یہاں پر پہلے مفلس، گدھا، امیر اور غریب یہ 4 حرف دیے ہوئے ہیں، جس میں مفلس، گدھا اور غریب یہ تینوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. یہاں پر امیر یہ لفظ الگ ہے، اس لیے ہمیں امیر کے اطراف دائرہ بنانا ہے. دوسری مثال میں افلاطون، سقراط، ارسطو اور سکندر، ان تینوں میں افلاطون، سقراط اور ارسطو یہ تینوں کا تعلق تعلیم سے ہے، جبکہ سکندر جو ہے یہ ایک بادشاہ ہے، اس لیے ہم سکندر کے اطراف دائرہ بنائیں گے. تیسری مثال میں دنیا، جگ، کائنات اور چاند یہ 4 لفظ دیے ہوئے ہیں، جس میں دنیا، جگ بھی دنیا کو کہتے ہیں اور کائنات بھی دنیا کو کہتے ہیں. یہاں پر چاند یہ الگ لفظ ہے، اس لیے ہمیں چاند کے اطراف دائرہ بنانا ہے. چوتھی مثال میں مخلوق، خدا، رب اور خالق، اس طریقے سے 4 آپ کو لفظ دیے گئے ہیں، جس میں خدا، رب اور خالق یہ تینوں ایک ہی معنی کے لفظ ہیں. یہاں پر مخلوق یعنی کہ پیدا کرنے والا ہے، جو کہ الگ لفظ ہے، اس لیے ہمیں مخلوق کے اطراف دائرہ لگا. پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو ستون الف اور ستون جیم کی مناسب جوڑیاں ستون بے میں لگانا ہے. ستون الف میں الفاظ کا مجموعہ دیا گیا ہے، جبکہ ستون جیم میں ان الفاظ کے مجموعے کے لیے ایک لفظ دیا گیا ہے، جیسا کہ عقل والا عاقل، صبر کرنے والا صابر، ظلم کرنے والا ظالم، ظلم سہنے والا مظلوم، قتل کرنے والا قاتل، حکومت کرنے والا حاکم اور غفلت کرنے والا غافل.